आप अजित डोभाल की बात कर रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में अजित डोभाल दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे। उस समन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, अमेरिका की यात्रा करके आए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक थी, लेकिन अजित डोभाल नहीं गए। राष्ट्रपति भवन अमेरिका से जो सूची जारी हुई थी, उस सूची में अजित डोभाल का नाम नहीं था। वे तो गए ही नहीं थे, भारत से जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर जाते तो अमेरिका का न्याय विभाग FBI उनको तो ढूंढ रहा है, बिठा लेता सवाल जवाब करने के लिए, पड़ताल शुरू हो जाती। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी गलतियां, बड़ी खामियां हैं, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा आधी रात को घंटा बजाया गया था लोकसभा में 12 बजे, बहुत बड़ा घड़ियाल बजाकर ऐलान किया गया था कि आज से दुनिया में पहली बार ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम आ रहा है। और उस घंटा घड़ियाल बजने के बाद से कई दिनों तक उसमें सुधार संशोधन होते रहे, यानी सरकार ने बिना तैयारी के लागू कर दिया। आज भी कांग्रेस या राहुल गांधी या विपक्ष के लोग या व्यापारिक संगठन बार बार ये बात कहते हैं कि उसमें बहुत तरह की विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया नहीं जा रहा, नई नई चीजें थोपती जा रहे हैं। निर्मला सीतारमन तो किसी दिन कह सकती है शाकिर मियां आपसे कि मैं तो पॉपकॉर्न नहीं खाती, मैं तो पॉपकॉर्न खाती ही नहीं हूँ। तो अब आप खाते हो तो आपको टैक्स देना है, अलग अलग फ्लेवर के खाते हो अलग अलग टैक्स दो। पुरानी कार बेचने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला कल बताया, बहुत वायरल हो रहा है कल से सोशल मीडिया पर, कि आपने 16 लाख की कार खरीदी, अब आप 13 में बेच रहे हैं, तो 3 लाख का जो मार्जिन है उस पर 18% वाला अजीब सा गणित है। कोई साधारण गणित का विद्यार्थी समझ नहीं पाएगा कि पुरानी गाड़ी बेचना तो घाटे का सौदा होता है। ठीक है, आपने चला ली, उसका आपने सुख ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर 20 लाख की गाड़ी खरीदी थी और 10 लाख में 6 लाख में बेच रहे हैं, तो ये जो मार्जिन किस बात का है? ये कोई लाभ है क्या? ये कोई प्रॉफिट है जिस पर आप टैक्स ले रहे हैं? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। चुनाव पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो चुनाव एजेंसी है, चुनाव आयोग भारत की, वो ईमानदारी का ढिंडोरा पीटती है। लेकिन जब बात आई कोर्ट में तमाम दस्तावेज देने की, तो सरकार ने नियम बदल दिए, कानून बदल दिए कि साहब आप इतना जान सकते हैं जितना आपके जानने लायक है, बाकी तो सरकार जाने और चुनाव आयोग जाने। देश में बहुत कुछ चल रहा है। पॉपकॉर्न लेने जाएंगे तो फ्लेवर के हिसाब से आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी, और फिर खाने पीने की बात हो तो फिर ट्रंप का दावतनामा जब ना मिले तो कोशिश की जाएगी कि वहां के डिनर या लंच में क्या कुछ है वो भी हमें पता चले, तो हम उसका दावतनामा कहां से अरेंज करें। इसलिए लोग दौड़ा दिए गए हैं कि जाइए अरेंज करके लाइए। कई मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे डॉक्टर राकेश पाठक के साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शाकिर। राकेश जी, सबसे पहले चुनाव आयोग से शुरू करते हैं। निष्पक्ष हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, हमारी ईवीएम तो हैक हो ही नहीं सकती, हम सबसे निष्पक्ष चुनाव पूरी दुनिया में कराते हैं, तमाम दावे हैं। लेकिन वही चुनाव आयोग जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है तो अपडेट करने से इनकार करता है। सुप्रीम कोर्ट जब सख्त होता है तो कुछ कुछ जानकारी दी जाती है, कुछ कुछ छुपा ली जाती है। अब तो कमाल ये हो गया, जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा कि बस दीजिए, जो वीडियो सबूत है वो दीजिए, तमाम चीजें आप दस्तावेज दीजिए, तो रातों रात सरकार ने नियम बदल दिए। ऐसी क्या पर्देदारी है, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये तमाम चीजों को छुपाया जा रहा है और फिर भी निष्पक्ष होने का दावा किया जाता है? जी शुक्रिया। बिल्कुल शाकिर, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी तो शायद ही दुनिया में कोई संस्था हो। आप जब भी उनसे कोई सवाल करेंगे तो निर्वाचन आयोग सत्ता के भागीदार किसी दल के रूप में जवाब देता है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, उसके बाद हरियाणा चुनाव में देखा, महाराष्ट्र चुनाव में देखा। विपक्ष कोई शिकायत करे तो उनका जवाब ऐसे आता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से लिखकर उन्हें दिया गया। बाकी काम शेरो शायरी से पूरा हो जाता है, राजीव कुमार शायरी पढ़ देते हैं। लेकिन ऑन ए सीरियस मोड सच्चाई यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग इस वक्त जितना संदिग्ध है इससे पहले कभी नहीं रहा। उसकी पूरी कार्यप्रणाली, उसका कामकाज का तरीका पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में दिखाई देता है। चाहे चुनावों की तारीख घोषित करना हो, तारीख बढ़ाना हो, मतदान की तारीख बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, निर्वाचन आयोग सरकार की तरफ मुंह ताकता रहता है। हमने पिछले दिनों देखा 4 राज्यों के एक साथ विधानसभा चुनाव नहीं करवाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत नहीं थी। अभी अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 सीटों पर किया क्योंकि एक सीट
फैजाबाद अयोध्या के अंतर्गत आती थी, जहां भी लोकसभा चुनाव हारे हैं। उन 9 सीटों पर भी जो तारीख घोषित की उस पर मतदान नहीं करा सके, क्योंकि बीजेपी को कोई असुविधा थी। अब उस सवाल पर आते हैं कि जो नियम 1960-61 से चला आ रहा है कि चुनाव संबंधी फला फला डाटा प्रत्याशियों को या कोई भी व्यक्ति पूछे उसे दिया जा सकता है। एक स्वस्थ और पारदर्शी लोकतंत्र में कोई भी चीज क्यों छुपानी चाहिए? और ये तो मताधिकार का मामला है। जो जनादेश जनता ने दिया है वो कैसे दिया है, उसकी क्या प्रक्रिया थी, क्या डाटा इकट्ठा हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज है, उन्हें छुपाने की क्या जरूरत? हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि याचिकाकर्ता को दे दीजिए ये सब चीजें, फुटेज और डाटा। जिस दिन वो आदेश करता है हाई कोर्ट, चंद घंटे के भीतर, शायद 48 घंटे से भी कम है, सरकार की मंशा से चुनाव आयोग नियम बदल देता है कि अब ये चीज नहीं दी जा सकती। इतना ज्यादा नग्न प्रदर्शन है ये सत्ता के चारण हो जाने का, सत्ता का भाट बन जाने का, कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई नियम क्यों बदल दिया गया? और अचानक कोर्ट के आदेश के बाद, यानी आपने एक तरह से कोर्ट को भी अंगूठा दिखा दिया कि आपने भले आदेश कर दिया हो, हम तो नियम ही बदल देंगे। तो जानकारी कैसे मिलेगी जनता को? आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि क्या पर्दादारी है। ये बहुत बड़ी पर्दादारी है कि किसी बड़े मोटे पर्दे में अपने ठटकर्म चुनाव को जिस तरह प्रभावित किया गया, वे सारी गड़बड़ियां छुपा कर रखी जाए। महाराष्ट्र में तो मतदान के बाद पूरा डाटा ही डिलीट कर दिया है समय से पहले। एक निर्धारित सीमा तक सुरक्षित रखा जाता है, क्यों हटा दिया भाई? आप फिर से लौट कर जाइए मतदान के दिन से और मतगणना के टोटल आंकड़े आने तक। लोकसभा चुनाव में जिस तरह 5%, 7% वोट बढ़ गए, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। मतदान के दिन तक क्या प्रतिशत था? 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 3 दिन बाद कितने प्रतिशत बढ़ा दिया? 5, 6, 7%। ये कहां से आ जाते हैं वोट? कौन वोट डाल जाता है सारे मतदान होने के बाद? पीठासीन अधिकारी की डायरी उसी दिन शाम को अपडेट हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके SY कुरैशी कह चुके हैं कि अधिकतम मतदान के अगले दिन सुबह 7 बजे तक। उनका तो कहना है कि यह उसी दिन रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक। चलिए, आपने और समय ले लिया, दूर दराज के मतदान केंद्रों से नहीं आ पाए, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, ऑनलाइन अपडेटिंग नहीं हो पाई, तो अगले दिन 7 बजे तक सारा मतदान का आंकड़ा आ जाना चाहिए। बढ़ रहा है 5-5 दिन बाद तक, 7-7 दिन बाद तक। और एक उदाहरण सुन लीजिए, महाराष्ट्र में तो कुल जितने वोट पड़े, कहीं उससे ज्यादा गिन लिए गए, कहीं कम गिन लिए गए। तो ये जो ज्यादा और कम का अंतर है, ये क्यों कर हो रहा है? कौन है इसके पीछे? ईवीएम को हमने मान लिया परम पवित्र है, तो उसको हैक नहीं किया जा सकता। यद्यपि वो जो एलन मस्क का नाम का आदमी है, एलन मस्क, वो शायद बीजेपी के IT सेल और चुनाव आयोग से कम पढ़ा लिखा है, वो तो मूर्ख है, उसको नहीं मालूम। हमारे IT सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग एलन मस्क से बड़े ज्ञानी हैं, जो ये दावा करते हैं कि ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। और एलन मस्क जो स्पेस में घूम रहा है, उसके जहाज पूरी उसके विमान, उसके रॉकेट दुनिया की अंतिम सीमा पार कर गए। अंतरिक्ष में वो तो शटल चला रहा है, रोबोट बना रहा है, बिना ड्राइवर की कार बना रहा है। वो ये दावा करता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, उसे नहीं मान रहे आप। कुल मिलाकर भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार की मदद के लिए बेशर्मी की चादर ओढ़कर हर वो काम करने को तैयार है जिससे सरकार खुश हो, सरकार का फायदा हो, सत्ताधारी पार्टी का फायदा हो। उसे न तो चुनाव की पारदर्शिता से कोई मतलब है, न जन विश्वास से कोई मतलब है कि लोगों का भरोसा टूट रहा है इस चुनाव प्रक्रिया से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है। राकेश जी, शायद चुनाव आयोग सही कह रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, क्योंकि अभी न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आई है, उसने ये बताया है कि ईवीएम तक तो बात ही नहीं पहुंच रही, हम वोटर लिस्ट में ही तमाम चीजें कर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट का जो एक एनालिसिस करके न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसे जब पढ़ा गया तो पता चला कि यहाँ तो पूरे के पूरे वोटर्स 20-20 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में आरोप लगाए। तो क्या ये मामला ईवीएम के फेर में अब वोटर लिस्ट पर आ गया, ईवीएम से आगे वोटर लिस्ट पर बात पहुंच गई है, और चुनाव आयोग फिर भी कह रहा है
कि हम बहुत निष्पक्ष हैं, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। शायद ये बात यहां साबित हो जाती है कि ईवीएम तक तो मामला ही नहीं पहुंच रहा। हमने मान लिया ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन ये जो मुद्दा आपने उठाया या न्यूज लॉन्ड्री ने उठाया कि जो मतदाता सूचियां हैं उनको अपने तरीके से काट छांट करना, उनमें नाम बढ़ाना या घटाना, ये सब चिन्हित करके हो रहा है। पर्टिकुलर दिल्ली में फला पॉकेट है, मालूम है आम आदमी पार्टी के मतदाता अधिक हो सकते हैं, उनके नाम काट देते हैं। किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष के, किसी क्षेत्र विशेष के, किसी पार्टी के पक्षधर हो सकते हैं, उनके नाम काट कर अपनी मर्जी के, अपनी रुचि के नाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक और चीज है, एक शायद द क्विंट ने उसका खुलासा किया था कि ईवीएम में जहां पर सिंबल अपलोड होते हैं वहां गड़बड़ हो सकती है। वहां इंजीनियर जो लोग अपलोड करते हैं उनके इंटरव्यू है, उसमें चेहरे ब्लर करके उन्होंने दिखाए हैं, वो लोग कह रहे हैं ये किया जा सकता है। तो जहां पर चुनाव चिन्ह अपलोड किए जा रहे हैं, अगर वहीं आपने कुछ फेरबदल कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि वोट आप एक्स को दे रहे हैं, वाई को जा रहा है, तो क्या कर लेंगे आप? तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध हो चुकी है। ठीक। लोगों का भरोसा इस पर से टूट रहा है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है। जी इसी हेरफेर में थोड़ा आगे बढ़े तो हेरफेर हो गया है जीएसटी में। अब हमारी जी वित्त मंत्री शायद पुरानी कार खरीदती नहीं है, या कहीं फिल्म देखने जाती हैं तो वो पॉपकॉर्न अलग अलग फ्लेवर के लेती नहीं है, तो उन्होंने उस पर जीएसटी लगा दिया। पुरानी कार पर भी आप जीएसटी दीजिए, नए पे तो दे ही रहे थे, पुरानी पर भी दीजिए। और जब पॉपकॉर्न खाएंगे तो हर फ्लेवर के हिसाब से आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये हो क्या रहा है कि मतलब जीएसटी एक तरह से उसकी चेन को इतनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से तमाम चीजों को दूर किया जा रहा है। एक आम आदमी पुरानी कार खरीद के संतुष्ट हो जाता है, फिल्म देखने जा रहा है, थोड़े बहुत पॉपकॉर्न खा लेता है, वैसे ही बहुत महंगे होते हैं, ऊपर से आपने जीएसटी और लगा दिया, तब तो सोने पे सुहागा हो गया। देखिए, जीएसटी भी एक तरह की सत्ता की लूट है। वो जिस भावना के साथ लाया गया था, एक तो वैसा का वैसा उसका पालन नहीं होता। हमारे संघीय ढांचे में राज्यों की अपनी व्यवस्था है, राज्यों का अपना टैक्स लेने का तरीका है, फिर उसका हिस्सा केंद्र में आता है। लेकिन इस जीएसटी में कितनी गड़बड़ियां हैं वो आज तक खत्म नहीं हो पाई है। बड़ा आधी रात को घंटा बजाया गया था लोकसभा में 12 बजे, बहुत बड़ा घड़ियाल बजाकर ऐलान किया गया था कि आज से दुनिया में पहली बार ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम आ रहा है। और उस घंटा घड़ियाल बजने के बाद से कई दिनों तक उसमें सुधार संशोधन होते रहे, यानी सरकार ने बिना तैयारी के लागू कर दिया। आज भी कांग्रेस या राहुल गांधी या विपक्ष के लोग या व्यापारिक संगठन बार बार ये बात कहते हैं कि उसमें बहुत तरह की विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया नहीं जा रहा, नई नई चीजें थोप दी जा रही। निर्मला सीतारमन तो किसी दिन कह सकती हैं शाकिर मियां आपसे कि मैं तो पॉपकॉर्न नहीं खाती, मैं तो पॉपकॉर्न खाती ही नहीं हूं। तो अब आप खाते हो तो आपको टैक्स देना है, अलग अलग फ्लेवर के खाते हो अलग अलग टैक्स दो। पुरानी कार बेचने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला कल बताया, बहुत वायरल हो रहा है कल से सोशल मीडिया पर, कि आपने 16 लाख की कार खरीदी, तब आप 13 में बेच रहे हैं, जो 3 लाख का जो मार्जिन है उस पर 18%। बड़ा अजीब सा गणित है। कोई साधारण गणित का विद्यार्थी समझ नहीं पाएगा कि पुरानी गाड़ी बेचना तो घाटे का सौदा होता है। ठीक है, आपने चला ली, उसका आपने सुख ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर 20 लाख की गाड़ी खरीदी थी और 10 लाख में, 6 लाख में बेच रहे हैं, तो ये जो मार्जिन किस बात का है? ये कोई लाभ है क्या? ये कोई प्रॉफिट है जिस पर आप टैक्स ले रहे हैं? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई तर्क नहीं है। और ये निर्मला सीतारमन तो वो है जिन्होंने दक्षिण भारत में एक बड़े फूड चेन के मालिक, शायद अन्नपूर्णा नाम था उसका, उसके मालिक ने, जो डोसे और उसकी साउथ इंडियन फूड चेन है बहुत बड़ी, उसने एक भरी बैठक में सिर्फ हाथ उठाकर इतना कहा था कि जीएसटी के पालन में कई विसंगतियां हैं, हम लोगों की बात सुन लीजिए, इसमें सुधार की गुंजाइश है। उसको बीजेपी के लोग घेर कर, पकड़कर, रस्सी से बांधकर एक तरह से निर्मला सीतारमण जहां रुकी थी वहां पर लेकर आए, वहां उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। यानी लोकतंत्र में अपनी समस्या बताना भी अपराध है। कोई व्यापारी अगर किसी नियम में कोई खामी उससे लग रही है, परेशानी बता रहा है, तो सरकार उसे सुने, मंत्री उसे सुने और दूर करे। नहीं हो सकती है दूर तो मत सुनिए, सुन के कह दीजिए नहीं ये नहीं, यही रहेगा। लेकिन आप उसको इस तरह पकड़वा कर धमकाएंगे,
माफी मंगवाएंगे, ऑन कैमरा माफी मंगवाकर फिर उसे वायरल करेंगे कि अन्नपूर्णा फूड चेन के मालिक ने माफी मांगी क्योंकि उससे अपराध हो गया था, एक सभा में उसने हाथ उठा दिया था। तो इनसे कोई उम्मीद करना बेईमानी है। ये तानाशाही के तरीके से सरकार चला रहे हैं, जनता को लूटने के लिए मनमाने टैक्स लगा रहे हैं, जिनके पीछे कोई तर्क उनके खुद के पास नहीं है। जनता को क्या समझाएंगे? इसलिए जब तक जनता खुद इस मामले में नहीं चेतेगी कि अब उसके साथ बहुत अति हो गई है, तब तक ये सब चलता रहेगा। ठीक है। राकेश जी, एक वो इवेंट हो रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होगी, शपथ लेंगे। अब उसका इनविटेशन अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके लिए तमाम मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है कि जाइए कैसे भी करके वो एक टिकट लेके आइए। वजह शायद ये भी है कि जब ट्रंप भारत आए थे तो यहाँ तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, पूरे स्टेडियम में उनको दौड़ाया गया था, घुमाया गया था, तमाम तरह के नारे लगे थे और लगा था कि बस अब यहीं से वो चुनाव जीत कर जाएंगे। प्रधानमंत्री भी जब गए थे अमेरिका तो वहां पर भी बहुत हुई थी, वोट मांगे थे। ताजपोशी हुई थी, बहुत बढ़ चढ़कर उनको बताया गया था कि प्रधानमंत्री आए भारत से, नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ। अब दावतनामा नहीं आना, ये किस तरह की स्थिति है भारत के लिए विदेश नीति के लिहाज से? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत कटाक्ष वाले ट्वीट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये बर्खास्त कर दो विदेश मंत्री को, एनएसए अजीत डोभाल को भी बर्खास्त कर दो। ये एक इनविटेशन अरेंज नहीं कर पाए। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री के लिए इनविटेशन अरेंज करना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। इसे कैसे देखेंगे? इसे ऐसे देखना चाहिए कि गांव में या कस्बे में किसी बड़े आदमी की, आज जिसकी बड़ी हवेली है, बहुत दमदार आदमी, उसके घर में शादी हो और गांव का जो व्यक्ति नत्थे खां या अपने आप को गजराज सिंह कहने वाला दादा भाई ये सोचकर बैठा हो कि उसको तो न्योता आएगा ही ठाकुर साहब की हवेली से, और पूरे गांव को न्योता आया हो या चुन 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 कर आया हो, बाहर गांव के लोग बुलाए गए, लेकिन इन दादा भाई को न बुलाया जाए तो उन्हें कितना बुरा लगे। हम नरेंद्र मोदी को प्रथम अलग रखते हैं, तो बतौर एक भारतीय नागरिक हमारे लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे देश को, हमारे देश के मुखिया को अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया जा रहा। हमको बुरा लगता है ये देखकर। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि मुखिया के पद पर बैठा कौन है, तो नरेंद्र मोदी विदेश नीति के मोर्चे पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मोर्चे पर, राजनयिक के मोर्चे पर पिछले 10 सालों से क्या कुछ कर रहे हैं, उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा। हम अपने पड़ोसी खो चुके हैं। आज हमारे आसपास कोई पड़ोसी देश हमारा नहीं है। कोई चीन की गोद में बैठा है, बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठा है। आपने पिछले चुनाव में अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर वोट मांगे। दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के आंतरिक चुनाव में किसी एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अब की बार ट्रंप सरकार का हरकत, वो शर्मनाक घटना थी। उसके बाद भी चुनाव नहीं जीते थे ट्रंप, अब दोबारा चुनाव जीते हैं। अगर न्योता नहीं आ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति की खामियां हैं। इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा गया है कि किसी तरह से जुगाड़ करके लाओ कि न्योता मिल जाए प्रधानमंत्री को, ताकि वे 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर शपथ समारोह में जा सकें। हमें भी अच्छा लगेगा हमारे देश का प्रधानमंत्री जाए। चीन के तो राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप बुला चुके हैं, उसने इनकार कर दिया जाने से कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। और हम एक न्योते के लिए तरस रहे। ये वो गलतियां हैं जिनका खामियाजा देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। हमें बैलेंस रखना था रूस और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, हमें संतुलन कायम रखना था उस देश के राष्ट्रपति चुनाव में। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई जरूरत नहीं थी कि वो एक्स या वाई के पक्ष में वहां जाकर वोट मांगे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिनको रेखांकित करना बहुत ज्यादा जरूरी। वो घटना है पन्नू के मामले में अमेरिकी अदालत का वारंट, समन, हमारे एनएसए को समन जारी किया गया। भारत सरकार को भी उसमें समन किया गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए छोड़ दिया गया है कि हेड ऑफ द नेशन के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, वरना पन्नू ने अपनी एफआईआर में तो नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा है और उसने ये भी लिखा है
खालिस्तानी आतंकवादी है पर उसने ये भी लिखा है कि मैं नरेंद्र जानता हूं कि मेरी हत्या की साजिश में मोदी शामिल है, लेकिन मैं इसलिए उनका नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वे हेड ऑफ द नेशन होने के नाते इम्यूनिटी रखते हैं, उन पर मुकदमा नहीं हो सकता। आप अजित डोभाल की बात कर रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में अजित डोभाल दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका की धरती पर कदम नहीं रख पाएंगे। उस समन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, अमेरिका की यात्रा करके आए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक थी, लेकिन अजित डोभाल नहीं गए। राष्ट्रपति भवन अमेरिका से जो सूची जारी हुई थी, उस सूची में अजित डोभाल का नाम नहीं था। वे तो गए ही नहीं थे, भारत से जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर जाते तो अमेरिका का न्याय विभाग FBI उनको तो ढूंढ रहा है, बिठा लेता सवाल जवाब करने के लिए, पड़ताल शुरू हो जाती। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी गलतियां, बड़ी खामियां है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। पर ये कुल मिलाकर हम सब के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं। नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को समझना पड़ेगा कि विदेश नीति बच्चों का खेल नहीं होती, विदेश नीति में खिलवाड़ नहीं होते। गंभीरता से संतुलन बनाकर एक एक कदम संभाल कर रखना पड़ता है। एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि किसी भी देश की विदेश नीति सरकारों के बदलने से, पार्टियों के बदलने से नहीं बदलती। जब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। उनसे पूछा गया था कि अब जनता पार्टी की सरकार की विदेश नीति क्या होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत की विदेश नीति होगी, वो जनता पार्टी की विदेश नीति नहीं होगी। भारत की विदेश नीति वही होगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक चली आ रही। और सच्चाई यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जनता पार्टी की सरकार में उस पर कायम रहे। बाद में जब वे खुद प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने, तब भी भारत की विदेश नीति में ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया कि जो दिखाई देता। जो विदेश नीति उससे पहले की थी, वैसी की वैसी ही चलती है। जी सर। ठीक, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।